हेलो प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं नागेश द्विवेदी, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, जनता इंटर कॉलेज आलमबाग लखनऊ, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको आह्वान देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप मेरी क्लास में एक बार फिर से जुड़ें। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आराम से, अच्छे ढंग से, धीरे धीरे सीखें। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, कापी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट करिएगा। फिजिक्स को बहुत आसानी से छोटे छोटे आसान लॉजिक्स के आधार पर, तर्कों के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज अध्याय 2 की स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के भाग 3, जिसमें कि आज हम लोग पहले चालक तथा परावैद्युत के गुण देखेंगे। उसके बाद चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता डिस्कस करेंगे। फिर दो चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, इसकी चर्चा होगी। फिर मैं आंकिक प्रश्न लूँगा, न्यूमेरिकल्स बताऊँगा। फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दूंगा। तो मेरे साथ जुड़िए, मेरी क्लास में ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के मेरे साथ सीखिए। चालक, जैसा कि आप जानते हैं, चालक में ठोस धात्विक चालक भी होते हैं और विद्युत अपघट्य में भी धारा प्रवाहित हो सकती है, वो भी चालक ही है। विद्युत अपघट्य जब किसी द्रव में घोला जाता है, विलयन बनाते हैं, तो उसमें आयन्स, धन और ऋण आयन धारा के प्रवाह का कारण बनते हैं। यानी कि वहाँ पर आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, जो कि करंट के फ्लो में रोल प्ले करते हैं। हम लोग आज मुख्यतः धात्विक चालक या ठोस चालकों की बात करेंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर, सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, वो थर्मल एनर्जी लेकर के परमाणु की बाहरी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन परमाणु धनावेशित या धनायन बन जाने के कारण एक धनायनों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर नहीं जाने देती। ये इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर ही अनियमित यादृच्छिक रैंडम यानी कि ब्राउनियन मोशन, जिग-जैग मोशन करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही चालकों में, धात्विक चालकों में धारा प्रवाह में मुख्य योगदान देते हैं। या किसी चालक को यदि आवेशित करना है, धनावेशित करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन से बाहर निकाल देते हैं। और यदि हमें ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाकर के हम उसके ऊपर डाल देते हैं। तो चालकों के मुख्य गुण में पहला गुण है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणुओं की भांति व्यवहार करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर T पर 3/2 kT, जिसमें K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T परमताप है, इस सूत्र से दी जा सकती है। सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड आर्डर का होता है, जिससे वो जिगजैग मोशन, अनियमित गति करते हैं। लेकिन हम लोग यदि वोल्टेज अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बाह्य बल लगने के कारण, बाह्य विद्युत बल लगने के कारण चलने लगते हैं। ये तो चालन की बात हो जाएगी, इसको हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें जो अन्य चालक के गुणों की चर्चा करनी है, वो स्थिर विद्युत आवेश की चर्चा करनी है। तो हम लोग किसी चालक के पहले गुण की चर्चा कर रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यदि हम किसी चालक को आवेशित करें तो आवेश उसके बाहरी सतह पर रहता है, रिसाइड करता है। यदि हम भीतर आवेश देने का प्रयास भी करें तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि
अगर हम बाहर भीतर आवेश धनात्मक देने का प्रयास करें, यानी कि भीतर के इलेक्ट्रॉनों को निकालें, तो सतह के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट होकर अंदर चले जाएंगे और भीतर के आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस प्रकार भीतर कोई आवेश नहीं हो सकता, यानी कि Q इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। और इसी वजह से गास की थ्योरम से हम बता सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। यानी कि यदि स्थिर विद्युत आवेश दिया गया है किसी चालक को, तो पहला गुण है उसके बाहरी सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, नुकीले स्थानों को छोड़ करके। बाकी अंदर कोई आवेश नहीं होगा, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सतह से लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसा मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। और चालक का सतह समविभव सतह होता है, समविभव पृष्ठ होता है, और जो विभव सतह पर होता है वही भीतर प्रत्येक बिंदु पर होता है, यानी कि भीतरी क्षेत्र और सतह दोनों समविभव होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं इसकी। चालक को यदि हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, ये एक उदासीन अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक को यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अब बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर विपरीत दिशा में पुश करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे और उतना ही धनावेश दाहिनी सतह पर प्रतीत होने लगेगा। हालांकि इसमें धनायन मूवेबल नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाईं सतह पर इकट्ठे होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में दाहिनी तरफ धन आवेश दिखने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का जमाव कलेक्शन तब तक होता रहता है जब तक कि प्रेरित जो इंड्यूस्ड चार्ज है, स्थिर विद्युत प्रेरण से जो आवेश उत्पन्न हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह निरसित न कर दे, कैंसिल न कर दे। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के भीतर अभी भी 0 रहेगी। फाइनल अवस्था में, अंतिम अवस्था में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर 0 रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर फाइनली मैं विद्युत बल रेखाओं को बनाऊं तो ये विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार यहाँ से ऐसे मुड़ेंगी, लंबवत जाएंगी। आप जानते हैं समविभव पृष्ठ है चालक का, बाहरी सतह अभी भी समविभव पृष्ठ ही रहेगा, यानी कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करेंगी और लंबवत निकलेंगी। ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था कि यदि किसी उदासीन चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। भीतर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। इससे यह भी हम कह सकते हैं कि चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र और कोई आवेश नहीं होगा यदि चालक अनावेशित था और हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रखा था। केवल बाहरी पृष्ठ पर स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण समान मात्रा में आवेश कलेक्ट होगा, बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। तीसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है चालकों की कि यदि हम किसी चालक के भीतर एक कैविटी लें, कैविटी मीन्स खोखला पोर्शन, तो इस चालक को कुछ भी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन से चार्ज दें, तो ये मैंने चार्ज दिया है और ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन का पिन पॉइंट दिखाया है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। जब हम आवेश देंगे तो आवेश इसकी बाहरी सतह पर आएगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कैविटी खोखले पोर्शन के भीतरी सतह पर कोई आवेश होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको मैं लॉजिकली सिद्ध कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। ध्यान से बात को सुनिएगा। यदि कैविटी के जस्ट बाहर मैं एक गासियन सरफेस खींचूं, तो इस गासियन सरफेस जो कि चालक से गुजर रही है, ये पोर्शन चालक का है, ये बीच वाला पोर्शन खोखला है। तो चालक से गुजरने वाली गासियन पृष्ठ के भीतर बंद आवेश 0 होना चाहिए, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये चालक के भीतर का पोर्शन है, ये चालक है, तो चालक के भीतर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला 0 होगा। और कुल बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, उसके भीतर परिबद्ध आवेश अपन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, यानी कि इसके भीतर परिबद्ध आवेश 0 होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर छोटी सी बात और दिमाग में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैविटी के दाईं ओर प्लस चार्ज हो, बाईं ओर माइनस चार्ज हो समान मात्रा में? ऐसा भी तो हो सकता है, और दोनों का योग 0 हो, गास का फॉलो हो रहा हो, लेकिन फिर भी
प्लस और माइनस आवेश बराबर बराबर मात्रा में हो। तो यहाँ पर हम सर्कुलेशन थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं सर्कुलेशन थ्योरम, बहुत छोटी सी थ्योरम है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ए टू बी विद माइनस साइन, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम ले लिए जाएं तो ए और बी सेम हो जाए, यानी कि मैं इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ पर कंटिन्यू करूं तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होगा बंद पथ के लिए, यानी कि वी बी भी वी ए हो जाएगा, यानी कि वी ए कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम्स हैं, एक गास की प्रमेय और एक सर्कुलेशन थ्योरम। सर्कुलेशन थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पथ पर ऑलवेज 0 होना चाहिए। अगर ये थ्योरम मैं यहाँ लगाऊं और इस तरीके से एक बंद पथ बनाऊं, कैविटी के भीतर से गुजरता हुआ, आधा कैविटी के अंदर और आधा कंडक्टर के अंदर, तो सर्कुलेशन थ्योरम फेल हो जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश होगा तो कैविटी के भीतर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। और अगर सर्कुलेशन थ्योरम मैं लगाऊं तो कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन कैविटी के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए ये इंटीग्रल नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन थ्योरम फेल हो जाएगी। और सर्कुलेशन थ्योरम या गास थ्योरम में से अगर कोई भी थ्योरम फेल होती है तो ऐसा चार्ज वितरण या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। इस तर्क से मैं ये सिद्ध कर पा रहा हूँ कि कैविटी के सतह पर कोई आवेश कदापि नहीं होगा। अब बात समझ गए होंगे। चूंकि कैविटी के अंदर, चालक के भीतर उपस्थित किसी कैविटी के सतह पर कोई आवेश नहीं होता, चाहे हम चालक को कोई आवेश बाहर से दें या न दें, कैविटी के सतह पर कोई आवेश नहीं हो सकता। इसका मतलब है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, और इसीलिए कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड के रूप में, यानी कि विद्युत क्षेत्र परिरक्षण कर देती है, विद्युत क्षेत्र से प्रिवेंट कर लेती है, बचा लेती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कवच शील्ड के रूप में काम करती है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की प्रॉपर्टी भी समझ गए होंगे। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत और बात समझ में आ रही है कि यदि एक गोलीय चालक हो जो भीतर से खोखला हो, यानी कि थिन वॉल्ड स्फेरिकल कंडक्टर हो, और इसके ऊपर चार्ज दें तो चार्ज बाहरी सतह पर रहेगा और भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि कैविटी के इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगी। तो आप चालक के गुण समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं परावैद्युत के गुण। तो परावैद्युत क्या होता है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इंग्लिश में परावैद्युत को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत वो कुचालक होते हैं जिनमें बहुत अल्प मात्रा में नैनो एम्पियर ऑर्डर या माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की या पिको एम्पियर ऑर्डर की धारा फ्लो होने की संभावना होती है, यानी कि परावैद्युत पूर्ण कुचालक नहीं होते डायमंड की तरह। परावैद्युत जैसे कि लकड़ी, पानी, जल, मोम, प्लास्टिक, रबर, ये सब परावैद्युत हैं। तो परावैद्युत के गुणों की चर्चा करेंगे। परावैद्युत के गुणों में पहला गुण है कि परावैद्युत में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए यदि परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके परमाणु या अणु के धन आवेश, यानी कि न्यूक्लियस का टोटल धन आवेश, और उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन, जो कि एक के ऊपर एक लाई करता है एक दूसरे को उदासीन बनाए रखने के लिए। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं उसको तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव सेंटर पर अपनी दिशा में और नेगेटिव सेंटर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कंसंट्रेशन सेंटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पीछे की ओर बल लगाती है। यानी कि जब हम किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो उसके परमाणुओं या अणुओं को ध्रुवित कर देती है, पोलराइज कर देती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर को पृथक कर देती है। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताने लायक है कि बताना चाहूँगा कि परावैद्युत दो प्रकार के हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय वो होते हैं जिनमें कि पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनता,
जैसे कि H2 या O2। H और H परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं और दोनों समान इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस वजह से ये H2 मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल इसमें पहले से इंट्रिंसिक अपना पहले से ही कोई विद्युत द्विध्रुव गुण नहीं होता। लेकिन H2O की बात करें यदि, जैसे जल का अणु है, इसमें OH-OH बांड 104 डिग्री पर OH-OH बांड दो सहसंयोजक बंध OH बांड बने रहते हैं और OH में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींच जाता है और इस वजह से पहले से ही एक O और H के बीच में एक डाइपोल बन जाता है, दूसरे वाले OH के बीच में एक डाइपोल बन जाता है और दोनों डाइपोल्स का एक नेट डाइपोल मोमेंट बीचों बीच में कोणार्धक रेखा पर आ जाता है। यानी कि कुछ अणु ऐसे होते हैं, जैसे HCl, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, HCl में आयनिक बंध होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, इस वजह से क्लोरीन की तरफ खिंच जाता है और इस तरीके से हाइड्रोजन के पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर, हाइड्रोजन के नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसंट्रेशन सेंटर थोड़ा पृथक हो जाता है, तो वहाँ पर एक पार्शियल चार्ज H प्लस और Cl माइनस पार्शियल चार्ज आ जाता है, यानी कि एक द्विध्रुव ऑलरेडी नेचुरली क्रिएट हो जाता है। तो दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं, नंबर 1 ध्रुवीय और नंबर 2 अध्रुवीय। अध्रुवीय में पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ध्रुवीय वालों में, पोलर वालों में, जैसे H2O या HCl में पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है। तो जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय वालों को लाते हैं, नॉन पोलर वालों को लाते हैं, तो वो पोलराइज हो जाते हैं, उनके परमाणु पोलराइज हो जाते हैं। तो देखिएगा, ये मैं अध्रुवीय परमाणु इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रख करके दिखा रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के। तो इसमें ये पॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर और नेगेटिव सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं थोड़ा दीर्घवृत्ताकार होकर पीछे की ओर खिसक जाती हैं और इस तरीके से परमाणु ध्रुवित हो जाता है और इसका एक डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको और बताऊं कि अध्रुवीय परमाणुओं में पोलराइजेशन रैखिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पैदा होता है और एकांक आयतन में पैदा होने वाले, इंड्यूस होने वाले डाइपोल मोमेंट को हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, इसको कैपिटल P से लिखते हैं। ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट काई ई। तो अगर मैं इक्वलिटी में लिखूं तो ये फार्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं पदार्थ की, ये परावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लगाओगे आप परावैद्युत के भीतर, जितनी स्ट्रांग फील्ड होगी उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन पैदा होगा। ये सूत्र कह रहा है। काई ई को परावैद्युत की परावैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के भीतर। तो डाइपोल मतलब परावैद्युत के भीतर, परावैद्युत में ये बाह्य विद्युत क्षेत्र परमाणुओं को या अणुओं को ध्रुवित करके एक डाइपोल इंड्यूस कर रही है। टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम को परावैद्युत के भीतर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। ध्रुवीय पदार्थों में, ध्रुवीय परावैद्युतों में, जैसे कि जल या HCl, अगर ऐसे पदार्थ को बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उनमें पहले से इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि ताप पर, कमरे के ताप पर रैंडमली बिखरे रहते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो डाइपोल, मोस्ट ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं और ज़्यादातर के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में संरेखित हो जाने के कारण एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उत्पन्न हो जाता है। और इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड या अलाइंड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर। तो परावैद्युत के गुण आप समझ पा रहे होंगे। परावैद्युत में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ता नहीं, केवल
उसका संकेंद्रण का इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के पॉजिटिव सेंटर का पृथक्कन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, यानी कि पोलराइजेशन हो जाता है। तो इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, विद्युत ध्रुवीकरण हो जाता है। अध्रुवीय परमाणुओं में, अध्रुवीय परावैद्युतों में रेखीय इंड्यूस रेखीय दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ध्रुवीकरण होता है, और इनमें ध्रुवीय परावैद्युतों में पहले से ही डायपोल मोमेंट विद्यमान होता है। वो केवल टार्क लगने की वजह से, इलेक्ट्रिकल टार्क लगाती है बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिकल टार्क की वजह से, बाह्य विद्युत बलाघूर्ण की वजह से घूम करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में समंजित हो जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि डायपोल के सरफेस पर बाउंड चार्ज कितना प्रोड्यूस होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक के सतह पर चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं बाउंड चार्ज। तो परावैद्युत के और गुणों की चर्चा कर रहे हैं। एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसमें कि हम एक डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक के परमाणु ध्रुवित हो गए हैं, लीनियरली पोलराइज्ड हो गए हैं। हम लीनियर पोलराइजेशन की ही बात करेंगे, आपके कोर्स में लीनियर पोलराइजेशन ही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये परमाणु इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ध्रुवित हो गए, पोलराइज हो गए हैं। बाईं सतह पर आपको दिख रहा होगा ऋणावेश विद्यमान हो गया है, उपस्थित हो गया है, और दाईं सतह पर धनावेश उपस्थित हो गया है। ये जो चार्ज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक गुटके के बाईं और दाईं सतह पर जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, इनकी डेंसिटी सिग्मा पी या सिग्मा बी मान लें। पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो माइनस सिग्मा पी बाईं तरफ आवेश घनत्व है और प्लस सिग्मा पी दाईं ओर आवेश घनत्व है। तो हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि सिग्मा पी बाउंड चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक के सतह पर प्रोड्यूस हुआ है वो पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप के इक्वल है। रेखीय पोलराइजेशन में ये जो सिग्मा पी का मान है वो पी वेक्टर के परिमाण के बराबर ही होगा। गौर करें, डाइलेक्ट्रिक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है तो E इज इक्वल टू होना चाहिए बाह्य विद्युत क्षेत्र। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र यदि E0 था, तो E0 में से डाइलेक्ट्रिक के सतह पर जो बाउंड चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से बाईं ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी बाउंड चार्ज की वजह से। उसको हम EP कह रहे हैं। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड पैदा हो रही है, विरोधी फील्ड पैदा हो रही है, उसको मैं EP कह रहा हूं। तो E0 में से EP में घटाऊं यदि, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यदि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक प्लेट्स की वजह से है तो इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो मैं यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, और EP की जगह मैं सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं इज इक्वल टू E। यदि मैं यहां से प्रूव करूं तो वैल्यू निकल आएगी सिग्मा P की, चूंकि आप जानते हैं सिग्मा P के बराबर है और P जो है काई E एप्सिलॉन नॉट E के बराबर है। तो सिग्मा P की वैल्यू निकल आएगी सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, और K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो 1 प्लस काई E के बराबर होगा। काई E का कोई मात्रक नहीं होता, K का कोई मात्रक नहीं होता, और हम लोग सिद्ध कर सकते हैं इन्हीं समीकरणों की मदद से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के भीतर होगी वो E0 बाई K हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के भीतर K गुना घट जाती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं चालक की धारिता। ये एक चालक है, गोलीय चालक मैंने लिया है। यदि मैं इसके ऊपर बाहर से आवेश Q प्रदान करूं, आवेश Q बढ़ाता जाऊं, तो आवेश बढ़ने पर इसके सतह का विभव बढ़ता है, यानी कि आवेश इसके सतह के विभव के प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q जो है इक्वल टू है CV, Q है बराबर CV के। यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C है और C का मान Q अपान V है। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाते हैं विभव बढ़ता जाता है, दोनों का अनुपात कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट अनुपात को हम चालक की धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब है आवेश धारण करने की क्षमता, यानी कि एकांक विभव बढ़ाने के लिए जितना आवेश इसको देना पड़ेगा वो इसकी धारिता है। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम फैरेड भी कहते हैं। छोटे मात्रक माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड होते हैं। यदि हम कैलकुलेशन करें
गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक की धारिता के लिए कैलकुलेशन करें, V का मान लिखें। चालक के सतह पर अगर हमने Q आवेश प्लस Q आवेश दिया हुआ है तो इसके सतह का विभव 1/4πε0 Q/r होगा। अगर इसकी त्रिज्या r है तो Q कैंसिल हो जाएगा और C का मान निकल आएगा 4πε0 r। आप चेक कर सकते हैं कि पृथ्वी जितने बड़े चालक की धारिता, यदि त्रिज्या पृथ्वी के बराबर भी हो तो धारिता 711 मिलीफैरेड ही होगी, यानी कि 1 फैरेड धारिता बहुत बड़ी धारिता है। दो चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण की चर्चा करें। यदि इसके ऊपर Q1 आवेश दिया, इसके ऊपर Q2 आवेश दिया, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो यदि अगर हम इन दोनों चालकों को एक बार आवेशित कर लें, फिर इनको एक बहुत नगण्य धारिता की तार से जोड़ें, तो आवेश धन से ऋण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। यानी कि अंतिम विभव होगा कुल आवेश Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 का मान है C1 V1 और Q2 का मान है C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यदि इनमें से कोई एक ऋणावेशित है, मान लो Q2 ऋणावेशित है, तो यहाँ Q2 का मान ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ये उभयनिष्ठ विभव है और उभयनिष्ठ विभव का मान इन दोनों विभवों के बीच का कोई एक इंटरमीडिएट मान होगा। यदि हम निकालना चाहें कि कितनी स्थितिज ऊर्जा में गिरावट आई, यानी कि कनेक्टिंग वायर में कितनी हीट जनरेट हुई, डेल्टा H, तो वो डेल्टा U के बराबर होगी। और हम सिद्ध कर सकते हैं अंतिम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हाफ CV स्क्वायर, सूत्र लगा करके हाफ C1 प्लस C2 VC स्क्वायर लिखें, माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर लिखें और सॉल्व करें तो हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हम सिद्ध कर पाएंगे। यानी कि हमेशा जब हम आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे चालकों को कनेक्ट करके, तो हीट के फॉर्म में ऊर्जा की हानि, विद्युत ऊर्जा की हानि अवश्य होगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आंकिक प्रश्न। बहुत ही सुंदर एक प्रश्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। एक ये गोलीय चालक है, गोलीय चालक की त्रिज्या R1 है और इसके बाहर एक डाइलेक्ट्रिक है, पतली सी लेयर है R2, त्रिज्या है इसकी, बाह्य त्रिज्या R2 है। इसकी धारिता निकालनी है गोलीय चालक की, तो धारिता निकालने के लिए C = Q/V सूत्र लगाएंगे। हमने मान लिया है कि गोलीय चालक को मैंने प्लस Q आवेश दिया है, प्लस Q आवेश दिया है और विभव इसके सतह का कितना होगा। विभव कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अनंत से एकांक आवेश को लाएंगे। बाहरी क्षेत्र में इन्फिनिटी टू R2 इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को dr, और फिर R2 से R1 तक इंटीग्रेट करेंगे, R2 से R1 तक इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के भीतर होगी और ये बाहर वाले विद्युत क्षेत्र से कई गुना कम होगी। तो यहाँ पर जब आप E का मान आउटर क्षेत्र में लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² और E' का मान लिखेंगे 1/4πε0 K Q/r² और इंटीग्रेट करेंगे तो पहला पद आएगा 1/4πε0 Q अपान R2 और दूसरा पद आएगा 1/4πε0 K Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये V का मान यहां पर पुट करेंगे तो C का मान निकल आएगा। प्यारे बच्चों, अभ्यास के लिए मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग फिर हाजिर होंगे, फिर उपस्थित होंगे और उसमें पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है।